गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासों में। इसके तहत हमने पिछले वीडियो में हमारी एक पोइम जिसका नाम था सेवन एजेस ऑफ मैन, हमने इस पर डिस्कशन किया था और आज उससे आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद जो बची हुई कविता है उसमें कवि किस प्रकार से अपने शब्दों के माध्यम से उस चीज़ को व्यक्त करता है और हमें समझाने की कोशिश करता है। देखते हैं हम कितना समझ पाते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स हैव अ लुक। ओके, एंड देन द जस्टिस in fair round valley with good cap on lines, with eyes sober and beard of formal cut, full of white shawls and modern incense, and so he plays his part. The 6-8 shifts into the lean and slippered pantaloons, with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse, well saved, a volt wide, for his shank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes and whistles in his song. Last scene of all that ends this strange event for history is second childness and nearly oblivion. Sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. अब तक हमने, इससे पहले कि हम इस पार्ट को प्रारंभ करें, हम पीछे की जो हम पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा सा एक बर्ड व्यू या यूं कहें रिव्यू या ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने कविता कुछ इस प्रकार से प्रारंभ की थी, द होल वर्ल्ड इज ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जिसके तहत हमें कवि ये बताता है कि ये पूरी दुनिया जो है, पूरा संसार जो है, वो एक तरह से एक रंगमंच के समान है। और वो ये भी बताता है आगे कि किस प्रकार से प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। प्रत्येक का आगमन होता है, प्रत्येक का निर्गमन होता है। इस प्रकार से वो आगे ये भी बताते हैं मनुष्य की 7 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हमारे सामने पेश किया है। पहली अवस्था उन्होंने एक छोटे से बालक या शिशु के रूप में बताई थी। शिशु के रूप में वो पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड रहता है, जैसे कि उसकी नर्स होती है, वो उसकी देखभाल करती है, वो किसी भी प्रकार की इंटरेक्शन उस नर्स से नहीं कर सकता, उससे बातें नहीं कर सकता। जब उसे भूख लगती है वो रोने लगता है, जब ओवरफूड और ज़्यादा भोजन कर लेता है तो उसे उल्टी आने लगती है। इसी प्रकार से वो पूरी तरह से उस पर निर्भर रहता है, उस परिचारिका पर। और दूसरी अवस्था, धीरे धीरे दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है। दूसरी अवस्था के रूप में उसे एक विद्यार्थी के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। उसको अच्छी तरह से नला धुला के साफ सुथरा करके बड़े ही अच्छे तरीके से उसको विद्यालय के लिए भेजा जाता है। जब वो घर से विद्यालय के लिए निकलता है तो उस वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे वो नहीं जाना चाहिए। उसे लगता है वो शिकायतें कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है कि उसे स्कूल नहीं अच्छा लगता। लेकिन ये जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, हम समझने लगते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। ये कवि ने सिर्फ हमें बताने के लिए कहा कि छोटे बच्चे होते, दे आर अननोन बट विल हैपन टू विदाउट एजुकेशन, दैट इज सिंपल। सो दूसरी अवस्था विद्यार्थी के रूप में उन्होंने हमें बताई है और बताया है कि किस प्रकार से वो सुबह के चेहरे पर लालिमा लिए हुए धीरे धीरे अपनी किताबों का जो थैला है, जो बैग है, वो लटकाए हुए वो धीरे धीरे आगे खिसकता है एक घेंगे की तरह। ठीक उसी प्रकार से जैसे झींगा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वह भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। उसके बाद उसकी तीसरी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था में उसे एक प्रेमी के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से वह अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए, किस प्रकार से वह अपनी प्रेमिका के चेहरे की सौंदर्य की प्रशंसा करता है और अपनी प्रेमिका के विरह में वह विरह युक्त गीत की भी रचना करता है, उन्हें गुनगुनाता रहता है।
इस प्रकार से उसकी तीसरी अवस्था है। और चौथी अवस्था जो थी उसे एक सैनिक के रूप में पेश किया गया था, जो ब्रिलियंट, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा अपनी बात को मनवाने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहता है। वो परवाह नहीं करता कि उसके साथ भविष्य में क्या होगा, वो ये भी नहीं जानता। इस प्रकार से वह अपने सम्मान की प्राप्ति के लिए, थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन के लिए वो भले बुरे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं सोचता। और उसके बाद वो अपने सम्मान की प्रतिष्ठा, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी रेपुटेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि क्षणिक होती है, कुछ पल की होती है, कुछ पल की होती है, उसको बनाए रखने के लिए वो हर तरह का खतरा लेने के लिए तैयार रहता है। अब बारी आती है उसकी पांचवी अवस्था की, फिफ्थ स्टेज। ये है फिफ्थ स्टेज। एंड देन द जस्टिस। जस्टिस मीन्स अ पर्सन हु गिव द जजमेंट, दैट्स मीन न्यायाधीश, हिंदी में न्यायाधीश, इंग्लिश में जस्टिस। इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपून लाइन। ये गुड कैपून लाइन, in this line, in this verse, the poet express his views. कवि जो है वो अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करता है very humorously, बड़े ही परिहासपूर्ण से, व्यंग्य रूप से वो इस चीज को व्यक्त करता है। यानी वो कहता है कि पांचवी अवस्था जो है वो एक न्यायाधीश के रूप में है। पांचवी अवस्था जो है वो एक न्यायाधीश के रूप में है। न्यायाधीश के रूप में and in fairy round valley, fairy round valley, you know very well, stomach, around goal mature, pear color, sundar, with good capoon lines. Here capoon means male chicken meat. Capoon means male chicken meat. Good, too much, and line, दैट्स मीन कॉन्स्टेंटली, लगातार किसी चीज का होना। अगर हम इसका अलग अलग निकालें तो कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा, कोई सेंस नहीं लगने वाला। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने विद गुड कैपून लाइन को बड़े ही व्यंग्य रूप से हमारे सामने पेश किया है, व्यंग्यात्मक रूप से उसने हमारे सामने पेश किया। क्यों? क्योंकि इन लाइन से वो ये बताना चाहता है कि उस वक्त जब न्यायाधीश जो होते थे और उनको अपने फेवर में लेने के लिए लोग उन्हें मुर्गे का मांस पेश किया करते थे, ये वही चीज है। उसका मतलब ये हो गया कि एट दैट टाइम द जस्टिस आल्सो करप्टेड। यहां मतलब ये बताया गया है इस लाइन से। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विद आईज सर्वर एंड बियर्ड अ फॉर्मल कट। फॉर्मल कट मीन्स विधिवत रूप से, सही तरीके से। एंड विद आई सर्वर का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा कठोर, स्ट्रिक्ट, गंभीर, आपकी गंभीर, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, टू मच स्ट्रिक्ट। बियर्ड और फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी जो है वो विधिवत रूप से फॉर्मल कट में बनी हुई है। फॉर्मल कट का मतलब एक तरीके से किसी चीज का, कोई भी एक फील्ड होता है, एक आज की अगर हम कंपनियों की बात करें तो उनका ड्रेस कोड होता है, कॉलेज की, स्कूल्स की बात करें तो उनका भी ड्रेस कोड होता है, हमारा भी है, टीचर्स हैं तो हमारा भी ड्रेस कोड होता है, सभी का अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे स्कूल है तो उसमें आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के आनी है, फॉर्मल कटिंग रखनी है, ज़्यादा हाई फाई नहीं बनना है, तो दैट्स मीन ये वो चीज़ें हैं, फॉर्मली किसी चीज़ को फॉलो करना। बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, और फॉर्मल कट जो उसकी फॉर्मली कटी हुई है। फुल ऑफ वाइज शार्स एंड मॉडर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस एग्जाम्पल्स एंड मॉडर्न आधुनिक। एंड वाइड स्टार्स मीन्स हो गया मैक्सिमास, मैक्सिमास, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, लोकोक्तियां या कहावतें। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, मॉडर्न इंस्टेंस आज के समय में, पुराने समय की जो चीजें हैं उनको आज के समय की चीजों से कोरिलेट करके, जोड़ करके, कोरिलेट करके, जोड़ करके। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वह अपनी भूमिका अदा करता है। तो पांचवी जो अवस्था है उसमें किस प्रकार से बात करता है कि एंड देन द जस्टिस, फिर वो एक न्यायाधीश के रूप में, अब न्यायाधीश को जब देखा जाए, इस कविता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
तो जैसे ही न्यायाधीश को हम देखते हैं तो देखने में कवि के अनुसार, मैं कुछ नहीं कह रहा, कवि के अनुसार कवि कह रहा है कि जैसे ही आप न्यायाधीश को नजर डालते हैं तो देखने में वो ऐसा लगता है मानो उसने हर तरह की अचीवमेंट अपने लाइफ में प्राप्त करनी चाहिए थी, वो प्राप्त कर चुका है। अब आगे देखते हैं। इन वेरी राउंड बैली, उसका गोल मचोल पेज जो पूरी तरह से भरा पड़ा है, फुल फेयर राउंड बैली विद गुड लाइन कैपून लाइन, तो उसका जो पेट है जो गोल मटोल है वो न जाने कितने ही मुर्गों के मीट से या मांस से भरा पड़ा है, गोल मटोल सा लगता है। उसे देखने पर ऐसा लगता है उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसे करप्शन के अनुसार जो चीजें मिली उसे वो सब वो हजम कर गया, बहुत मोटा तगड़ा हो गया है। फुल ऑफ वाइट स्टार्स एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और उसकी आंखें विदाउट सर्वर्स, उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। उस जज को देख करके ये लगता है पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। Nobody can anticipation of the judgment of a judge at that period। उस वक्त कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि किस प्रकार से ये जज जो है निर्णय देगा, कोई भरोसा नहीं कर सकता। वो इतना स्ट्रिक्ट था, उसको देख करके ऐसा लगता था कि कोई भी जो कल्प्रिट है या कोई भी जो अधिवक्ता है उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। वो बहुत ज्यादा सीरियस रहता था, बहुत ज्यादा सीरियस रहता था। तो लोग सब, उसकी आंखें बड़ी स्ट्रिक्ट है, बियर्ड और फॉर्मल कट, उसकी आंख जो दाढ़ी है, जो दाढ़ी उसकी है वो बिल्कुल ही फॉर्मली कटी हुई है। फुल ऑफ वाइट स्टार्स एंड मॉडर्न इंस्टेंस, साथ ही साथ न्यायालय में न जाने कितने ही समय से वो निर्णय दे रहा था, तो जाहिर है उसके पास बहुत सी लोकोक्तियां, बहुत सी कहावतें, इनके एग्जाम्पल्स भी उसके सामने आए होंगे और जिन्हीं के आधार पर वो सही निर्णय देता है। यानी आज के एग्जाम्पल्स और उसने अपने जितना समय उसने स्पेंड किया अपनी सर्विस के दौरान, जो कुछ भी उसने केसेस को देखा, किस प्रकार से उनका सोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से वो निर्णय दिया गया, उसी के आधार पर वो अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय देता है। यानी पुरानी कहावतें और आधुनिक लोकोक्तियां इत्यादि को मिलाकर के जब वो कुछ कहता है तो उसके निर्णय देने में बड़ी आसानी उसे हो जाती है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपनी यह पांचवी भूमिका अदा करता है। चलिए, पहली छोटे बच्चे के शिशु के रूप में, दूसरी स्कूल बॉय के रूप में, तीसरी लवर के रूप में, चौथी सोल्जर के रूप में, पांचवी जस्टिस के रूप में। अब देखिए छठी अवस्था, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स 1 स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ना, शिफ्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके साथ से अवस्था, स्टेज चेंज होना, स्टेज का चेंज होना। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, तब उसकी छठी अवस्था प्रारंभ होती है, छठी और ये हो गई पांचवी, तब उसकी छठी अवस्था प्रारंभ होती है। इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून्स, पैंटालून्स का वैसे मतलब होता है पैजामा, ठीक है, इसका मतलब होता है पजामा। जबकि ये एक इटालियन कॉमिक कैरेक्टर है, इटालियन कॉमिक कैरेक्टर, ये एक कॉमिक कैरेक्टर है। यहां हम मॉकर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, मॉकर्स भी कहा जा सकता है इसको, लेकिन यहां मतलब इसे पैजामे से, ठीक है। स्लीपर यू नो वेरी वेल, स्लीपर नॉट शूज, स्लीपर चप्पल्स कह सकते हैं हम हिंदी में, स्लीपर। लीन मीन्स दुबला पतला, थिन कमजोर, दुबला पतला, सूखा पाका, थिन कमजोर, ठीक है। इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून्स, ठीक है जी, विद स्पेक्टल्स मीन्स चश्मा, ऐनक, गोगल्स, ऑन द नोज, नाक पर पहने हुए हैं, एंड पाउच ऑन साइड्स, पाउच मीन्स पुड़िया, ऑन साइड्स का मतलब एक तरफ। यहाँ पाउच से मतलब ये है कि आंखों के नीचे का हिस्सा, आंख के नीचे का हिस्सा जो
बुढ़ापे में जाकर के अक्सर ये वाला जो हिस्सा है बुढ़ापे में जाकर के वो सूख करके सिकुड़ करके लटक जाता है। तो ये उसके लिए, ये पाउच ऑन साइड, ये जो वर्ड है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। विद स्पेक्टल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड्स, अपनी नाक पर वो चश्मा पहने हुए और उसके आंख के नीचे जो हिस्सा है, उस जो मांस की जो थैली है वो लटक चुकी है। देखिए दोबारा से देखिए इस चीज को। तब उसकी छठी अवस्था प्रारंभ होती है, तब उसकी छठी अवस्था प्रारंभ होती है जिसमें वह बड़ा ही दुबला पतला सा नजर आता है, पैरों में चप्पलें पहने हुए, ढीला ढाला पजामा पहने हुए है। कहने का मतलब वो बड़ा ही एक कॉमिक कैरेक्टर सा नजर आता है, ढीला ढीला सा, पैरों में चप्पलें पहने हुए और धीरे धीरे आगे चलता है वो। और उसकी आंख पर चश्मा, वो चश्मा भी पहने हुए है और उसकी साइड जो आंख के नीचे का जो हिस्सा है वो थैली जो है मांसपेशी लटक गई है ज्यादा बुढ़ापे के कारण। तो वो बड़ा ही फनी कैरेक्टर नजर आता है। क्या कहता है वो? फिर छठी अवस्था आती है और दुबला पतला सा, वो सूखा पाका सा, कमजोर सा व्यक्ति, पैरों में चप्पलें पहने हुए, ढीला ढाला पजामा पहने हुए, आंख पर चश्मा लगाए हुए, और सॉरी नाक पर चश्मा लगाए हुए, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और उसके चेहरे पर जो है वो मांस है जो वो थैली के रूप में लटक गया आंख के ठीक नीचे। इज यूथफुल हॉश, हॉश मीन्स जिसे आप मोजे या जुराब कहते हो, शॉक्स बोल देते हो, हॉज का मतलब शॉक्स, जुराब या मोजे। वेल शेप्ड मीन्स वेल प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड। अवॉल टू वाइड, अवॉल टू वाइड, टू वाइड का मतलब बहुत ज्यादा चौड़ा। ये मीन्स टू लूज, बहुत ज्यादा ढीला ढाला, टू लूज बहुत ज्यादा ढीला ढाला। और ये जो श्रंक, श्रंक का मतलब होता है घुटने से लेकर के और अपने एड़ी से ऊपर का हिस्सा, घुटने से नीचे और एड़ी के ऊपर का हिस्सा, जिसको हम पिंडली कहते हैं। ये पिंडली श्रंक, ठीक है। श्रंक का श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ना और शैंक का मतलब होता है पिंडली। ये होता है पिंडली, ये वाला हिस्सा। और हिज श्रंक, शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। अब हम इतनी चीज को दोबारा देखते हैं एक बार। छठी अवस्था प्रारंभ होती है उसकी, वह दुबला पतला सा चप्पल सैंडल पहने हुए, चप्पलें पहनी हुई और ढीली ढाली सी वो पजामा पहने हुए, आंखों पर चश्मा लगाए हुए, और उसके आंख के नीचे की जो थैली है वो पूरी तरह से मांस की, वो बुढ़ापे के कारण वो लटक गई है। वो खिंचाव नहीं रहा उसकी त्वचा में, जो जवानी में हुआ करता था, वो खिंचाव उसकी त्वचा में अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। वह His youthful hosh, well-shaped, word to watch. यौवनावस्था में उसके जो मौजे थे, जिनको उसने बड़े ही सुरक्षित रूप में संभाल के रखा था, अब उसकी जो पिंडलियां हैं वो पूरी तरह से सिकुड़ गई हैं। श्रंकन, सिकुड़ जाना, धस जाना, श्रंकन सिकुड़ गई है वो पिंडलियां, जो फॉर इज श्रंक सैंक फॉर इज बिग मैनी वॉइस। जो मोजे उसने अपनी यौवनावस्था के अच्छी तरह से संभाल के रखे हुए थे, वो मोजे अब उसकी जो पिंडलियां हैं, जब वो पहनता है उन्हें तो वो नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। वर्ड टू वाइड का मतलब बहुत ज्यादा लूज हो गए हैं, बहुत ज्यादा ढीले हो गए हैं, वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे उसे। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी मर्दानी आवाज, वॉइस मर्दानी आवाज, उसकी जो बड़ी मर्दानी आवाज जो थी, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रिपल पेप्स एंड विशेस इन हिज साउंड। विशेस का एंड विशेस, इन दो वर्ड जो पाइप्स हैं और जो विशेस हैं, ये दो वर्ड हमें एक साथ लेने हैं। पाइप्स एंड विशेस, ये दो वर्ड जो है ट्रिपल, ये पाइप्स एंड विशेस, ये दो वर्ड एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, हिज एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी मर्दानी आवाज है। टर्निंग का मतलब क्या होता है? उलट होना। टर्निंग का मतलब होता है बदलना, पलटना, टर्न मुड़ना वापस, ठीक है। टर्निंग अगेन का मतलब क्या आता है? दोबारा, री दोबारा। टूवर्ड्स का मतलब होता है पुनः आगे बढ़ना, टूवर्ड्स पुनः आगे की तरफ बढ़ना। चाइल्डिश का मतलब हो गया बचपन, चाइल्डिश का मतलब हो गया बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह।
चाइल्डिश का मतलब हो गया छोटे बच्चे की तरह। फ्रीवल होता है कर्कश। कर्कश, कर्कश का मतलब कानों को जो प्रिय न लगे, कर्कश जो कानों को प्रिय न लगे। पाइप्स एंड विसिल्स, और ध्वनि आती है इन हिज साउंड्स, जब वो कुछ कहता है, जब भी वो कुछ कहने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज जो है छोटे बच्चे की तरह कर्ण अप्रिय लगने लग जाती है, कानों को वो कटु लगने लग जाती है। जो कुछ भी वो कहना चाहता है ऐसे लगता है जैसे वो सीटी सी बजा रहा हो। द लास्ट सीन ऑफ ऑल, द लास्ट सीन ऑफ ऑल, सबसे अंतिम अवस्था। ये 6 हो गई और ये हो गई सबसे लास्ट वाली 7th स्टेज। 7th स्टेज, 7वीं अवस्था, 7वीं अवस्था। द लास्ट सीन ऑफ ऑल, इन सब का जब तक अब तक हमने पहली स्टेप से लेकर के 6ठी स्टेप तक जो कुछ भी हुआ उसका ये सबसे अंतिम पड़ाव है जीवन का, सबसे अंतिम पड़ाव, सबसे अंतिम पड़ाव है ये जीवन का। 7वीं अवस्था, 7वीं अवस्था जो है वो सबसे अंतिम पड़ाव है जीवन का, इंसान का। दैट एंड्स, जो अंत कर देता है, जो क्या कर देता है, अंत कर देता है। हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, हिस्ट्री जो कुछ भी उसने अब तक अपने जीवन में किया, कभी किसी के लिए कुछ कहा, कभी किसी से कुछ कहा, किसी से झगड़ा किया, पैसे इकट्ठे किए, सब कुछ किया, लेकिन इस अवस्था में आकर के उन सारी चीजों का अंत हो जाता है, सारी घटनाओं का उसका अंत होता है। कहने का मतलब इस अवस्था में आकर के अपना उसने जो कुछ भी इवेंट, जो कुछ भी उसने एक्ट किए, जो कुछ भी उसने कहा, किया, करा, वो सब, उन सब का इस अवस्था में आकर के अंत हो जाता है। इट्स सेकंड चाइल्डनेस, सेकंड इज सेकंड, सेकंड मतलब दूसरी, चाइल्डनेस बचपन, चाइल्डहुड बचपन। इट्स सेकंड चाइल्डनेस, ये उसकी दूसरा बचपन की अवस्था पुनः प्रारंभ हो जाती है। एंड मे ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है याद न रहना, विस्मृत हो जाना, मेमोरी लॉस, इरेज हो जाना। In other words, we can say in this stage, the senses of a person cannot work properly. We can say his senses become decaying. उनकी जो सेंस है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे घटने लग जाती हैं। सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, सुनने की क्षमता, देखने की, बोलने की, कहने की, चलने की, एवरीथिंग, इवन टेस्ट, स्वाद लेने की जो क्षमता है वो भी इस अवस्था में खत्म हो जाती है। ऑब्लिवियन, सोचने की क्षमता, जो मेरे मेरे मात्र केवल, ऑब्लिवियन वहम, भ्रम, इरेजिंग द मेमोरी। सेंस, सेंस इज अ फ्रेंच वर्ड, सेंस इज ए फ्रेंच वर्ड which means without, which means without, which means without. Sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything, everything. Sense teeth का मतलब बिना दांतों के, sense eyes बिना आंखों के, sense taste बिना स्वाद के, sense everything बिना सब कुछ, कुछ भी नहीं बचता उसके पास। इस अवस्था में आकर के उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वो कुछ भी नहीं बचता। अब यहाँ यदि हम देखना चाहें उसके पास कुछ नहीं होता है, और पहली अवस्था में जब उसका जन्म होता है बच्चे के रूप में, तब भी उसके पास कुछ नहीं होता। ये कविता हमें बहुत बड़ा मैसेज देती है अगर हम इसे डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये सब कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, that's only a circus, that's only a play, that's only a drama. We just playing our parts, we just playing our parts. If we think over it deeply, it touches our heart. This poem totally, I think this poem is totally practically observed by the poet William Shakespeare, the greatest personality ever in British literature. So sense teeth का मतलब ये नहीं कि दांतों के बगैर, that's mean his teeth falls, उसके दांत गिर जाते हैं। Sense eyes,
सेंस आइज मतलब ये नहीं कि किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हैं, निकाली नहीं है। द आई साइट बिकम वीक, वीकर, वीकेस्ट। उसकी जो दृष्टि है, जो देखने का तरीका है, वो तरीका पूरी तरह से वो देख नहीं पा रहा है। आई साइट बिल्कुल कमजोर, दवाइयां भी काम नहीं करती इस अवस्था में आकर के। सो रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स एंड व्हाटएवर दे डिमांड वी मस्ट एट देयर सर्विसेज। वो कुछ भी हमसे कहे, वो कुछ भी मांगे तो हमें उनकी सेवा में तुरंत हाजिर होना चाहिए। ये लाइन जो है ये बड़ी ही पैथेटिक लाइन है, बड़ी ही करुणीय लाइन है। ये आज मैं हूँ, ठीक हूँ, आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप समझ सकें, लेकिन ये लाइन मुझ पर भी लागू है, आगे होगी, मेरे बाद जो आएंगे उन पर भी सेम। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो सेंसेस है वो पूरी तरह से, उसकी जो सेंसेस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। न तो वो अच्छे से कुछ चबा सकता है, खा सकता है, ना ही वो अच्छे से किसी चीज को देख सकता है, और ना ही वो किसी चीज का स्वाद बचा सकता है। सेंस एवरीथिंग, उसके पास कुछ नहीं बचता, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर निर्भर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कविता जो है वो कंप्लीट होती है मेरी तरफ से। जैसा कवि ने हमारे सामने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, थोड़े वर्ड्स हैं, थोड़े टिपिकल लगे भी होंगे आपको, जैसे ये विद गुड कैपून लाइन, दिस लाइन शोज ओनली द करप्शन ऑफ दैट पीरियड। ये लाइन जो है वो पूरी तरह से उस वक्त के करप्शन को बड़े ह्यूमरियसली, बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से कवि ने पेश करने की कोशिश की है कि उस वक्त जब जजमेंट देते थे तो लोग जो थे जज को अपनी तरफ लेने के लिए उनको उपहार स्वरूप मुर्गे भेंट किया करते थे, मुर्गे का मांस भेंट किया करते थे। तो ये करप्शन की चीज को शो करता है। हालांकि इस तरह के वर्ड्स एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछे जाते, फिर भी माइंड में रहना जरूरी है इन चीजों का। फेयर राउंड वैली, फेयर राउंड वैली दैट इज फुल्ड, दैट इज फुलफिल्ड विद द करप्शन। और इस अवस्था में ये चीजें हैं। ए वेरी सास, सास, वाइट सास मीन्स एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट मॉडर्न इंस्टेंस, मॉडर्न इंस्टेंस आधुनिक जो उदाहरण है, जो लोगों के जो चलन में है, लोग किस प्रकार से अपने वक्तव्यों को पेश करते हैं दूसरों के सामने, ये चीजें हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो पांचवी अवस्था कर देता है पूरी। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, छठी अवस्था प्रारंभ होती है। दुबला पतला सा, चप्पलें पहने हुए, पैंटालून्स पहने हुए हैं, स्पेक्टल्स अपनी नाक पर पहने हुए हैं, और आंखों के नीचे जो मांस है वो थैलीनुमा होकर के लटक गया है। और इसकी यौवन अवस्था में जो उसके मोजे थे, जो उसने अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किए थे, अ वर्ल्ड टू वाइड, अ वर्ल्ड टू वाइड, उसके लिए वो लूज हो गए। किसके लिए लूज हो गए? अगर हम इसको सीधा पढ़ने की कोशिश करें, इज होस्ट वेल सेव्ड वर्ल्ड टू वाइड, वर्ल्ड टू वाइड, व्हाट इट मीन? नो, दैट इज, ये वर्ल्ड टू वाइड जो है ना, ये इसके लिए और इसके लिए यूज किया गया है। इसके लिए कि उसकी पिंडलियां जो है वो पूरी तरह से कैसी हो गई है, सिकुड़ गई है, मुरझा गई, उनमें वो चीज नहीं रही। तो वो मोजे जो है जवानी के, वो अब इसमें यौवन अवस्था के जो मोजे हैं वो उसके पैरों में अब नहीं आ पा रहे, वो चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पिंडलियां जो है वो सिकुड़ गई है, इस वजह से वो वापस नीचे पहुंच जाते हैं। हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी मर्दाना जो आवाज थी वो धीरे धीरे बच्चे के रूप में वापस, बच्चे की तरह वापस, जैसे छोटा बच्चा चिल्लाता है, चीखता है, उसी प्रकार से वो अगर कुछ भी कहता है तो उसकी आवाज जो है वो सिर्फ सीढ़ियां और तीखी आवाज में बदल जाती है। और इन सब जितनी भी घटनाएं पहले स्टेज से लेकर लास्ट वाले स्टेज तक, लास्ट सिक्स्थ स्टेज तक जो कुछ भी घटनाएं इवेंट उसने पेश किए इस कविता में, ये उसका सबसे अंतिम अवस्था है, जिसमें अब उसकी जो जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी उन सब का यहाँ अंत हो जाता है, और ये उसके दूसरे बचपन की अवस्था है वो प्रारंभ हो जाती है। और उस अवस्था में सिर्फ उसके पास सिर्फ और सिर्फ विस्मृति ही बचती है और कुछ नहीं, मतलब वो याद नहीं रख सकता, वो स्मरण नहीं कर सकता इन चीजों को। सेंस टीथ, सेंस आई, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, वो सिर्फ न वो, और उसकी धीरे धीरे जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है, वो धीरे धीरे डिके होने लगती है, खत्म होने लगती है, न सोच सकता है, न समझ सकता है, कुछ भी बिल्कुल नहीं बचता। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक एक दो लाइन के क्वेश्चंस आते हैं। 4 नंबर की पोएम आती है आपकी, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि हमें इसका हिंदी अनुवाद याद है अच्छे से और इसके वर्ड मीनिंग हमें अच्छे से समझ लिए तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। कविताएं कभी रटकर याद नहीं होती, चैप्टर कभी भी रट के याद नहीं होता, हमें सिर्फ इसको समझना होता है।
बड़े ही आसान तरीके से, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको परेशान करता हो। तो पहली अवस्था बच्चे के रूप में, दूसरी अवस्था स्कूल बॉय के रूप में, तीसरी अवस्था है आपकी लवर के रूप में, चौथी अवस्था है आपकी प्रेमी के रूप में, और चौथी अवस्था है आपकी सैनिक के रूप में, और पांचवी अवस्था है जस्टिस के रूप में, छठी अवस्था है आपकी ये वृद्धजन के रूप में, और सातवीं अवस्था है वो सारी की सारी। बिल्कुल सातों अवस्थाएं इसी तरह से हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई हो। ओके, शायद मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से आपको हर चीज बताने की। धन्यवाद।